में तालाब और अन्य जगहों पर नहाने के दौरान 46 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 37 बच्चे भी शामिल हैं। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक राज्य के अलग अलग जिलों में जितिया त्योहार के दौरान यह हादसा हुआ है। तालाब में डूबने की वजह से सबसे ज्यादा 8 मौत औरंगाबाद और कैमूर जिलों में हुई है। राज्य के रोहतास, अरवल, नालंदा, सिवान और बक्सर समेत कुछ अन्य जिलों में भी महिलाओं और बच्चों के जितिया त्योहार में नहाने के दौरान पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मुंबई की एक अदालत ने मानहानि केस में दोषी ठहराते हुए 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि खबरों के मुताबिक संजय राउत को इस मामले में जमानत भी मिल गई है। संजय राउत पर आरोप था कि उन्होंने बीजेपी नेता किरीट सौम्या की पत्नी डॉक्टर मेधा किरीट सौम्या की मानहानि की थी। उन्होंने मेधा किरीट पर भ्रष्टाचार के एक मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था। भारत के सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत दे दी है। पैसे लेकर नौकरी देने के मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार सेंथिल बालाजी को जमानत देते हुए जस्टिस अभय ओका ने कहा कि जमानत के लिए कड़े मानक और मुकदमा चलाने में देरी के साथ नहीं चला सकते। मुकदमा में चलाने में देरी साथ साथ नहीं चल सकते। हमने बेल मंजूर कर दी है, लेकिन हमने इसके लिए मुश्किल शर्तें भी रखी हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र की बैठक के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात की। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। इससे पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर दोनों के बीच इस मुलाकात की जानकारी दी थी। समझा जा रहा है कि दोनों के बीच रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने में भारत की भूमिका पर बात हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोहराया है कि किसी भी तरह के हमले के बाद रूस के पास परमाणु हथियारों का उपयोग करने का अधिकार है। Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения. व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं, हम किसी भी हमले के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के बाद इस संभावना पर विचार कर सकते हैं। मेरा मतलब है रणनीतिक और सामरिक विमान, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन, हाइपरसोनिक और अन्य विमान। हम रूस के खिलाफ आक्रामकता की स्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग करते हैं और इसका हक भी रखते हैं, चाहे दुश्मन देश पारंपरिक हथियारों का उपयोग करे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को हराने में कामयाब रही है। कनाडा की संसद में बहस के बाद लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 211 के मुकाबले 120 मतों से गिर गया। और पाकिस्तान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसके लिए $7 अरब का कर्ज जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। पीएमओ ने कहा कि कर्ज मंजूरी के लिए IMF ने आर्थिक सुधार के जो उपाय बताए हैं उन्हें अमल में लाया जा रहा है। आर्थिक स्थिरता हासिल करने के बाद पाकिस्तान आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मजबूत कदम उठाएगा। तो पॉडकास्ट की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से वो है ये कि इस्राइल ने हिजबुल्लाह के साथ जारी संघर्ष के बीच किसी भी तरह के सीज फायर से साफ इनकार कर दिया है। इस्राइल के विदेश मंत्री इस्राइल काट्स ने कहा है कि उत्तर की तरफ कोई युद्ध विराम नहीं होगा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बताया है कि इस्राइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेगा जब तक कि उत्तरी सीमा पर रहने वाले इस्राएली सुरक्षित तरीके से अपने घर वापस नहीं लौट जाते। तो सुमिरन, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि इस्राइल और लेबनान की बॉर्डर पर जारी संघर्ष के बीच अमेरिका, फ्रांस समेत कई देश युद्ध विराम का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इस्राएली सेना को पूरी ताकत से युद्ध लड़ते रहने के लिए कहा था। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से इस सीज फायर करवाने की कोशिशों का स्वागत किया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि सीज फायर तभी संभव है जब इस्राइल अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को मानेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लेबनानी पीएम मिकाती ने इस्राइल पर आम लोगों की हत्या का आरोप लगाया था। نحن اليوم في لبنان
نواجه انتهاكا واضحا لسيادة الدولة मिकाती यहाँ कह रहे हैं कि लेबनान में हमारी संप्रभुता और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को झेल रहे हैं। इस्राएली दुश्मन हमारे देश और लेबनानी लोगों के खिलाफ बर्बर कृत्य कर रहे हैं। इस्राएल अपने युद्धक विमान और ड्रोन हमारे हवाई क्षेत्र में भेजकर हमारे लोगों को मारकर, हमारे घरों को बर्बाद करके और परिवारों को मुश्किल हालात में डालकर हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। प्रियंका, इन कोशिशों के बीच इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का कहना था कि वो इस सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि नेतन्याहू ने अपनी सेना से ये कहा कि वो पूरे दमखम के साथ अपना अभियान जारी रखें। इस्राएली विदेश मंत्री ने कहा कि हिजबुल्लाह पर जीत हासिल करने तक कोई सीज फायर नहीं होगी। IDF यानी इस्राएली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर उनके हमले जारी रहेंगे। इससे पहले इस्राएली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। לא עוצרים ובמקביל नरכים להמשך. היום גייסנו שתי חטיבות מילואים. डैनियल हगारी कह रहे हैं कि हमारे हमले जो हैं वो इस्राएल की तरफ से जो हमले हैं वो जारी रहेंगे और लेबनान पर ऐसे हमले होते रहेंगे। जी, तो इस बीच जो अभी एक और बड़ी खबर है वो ये कि इस्राएल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़े धमाके किए हैं। हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने यह भी बताया है कि इस्राएल ने इन हमलों में उनके एक कमांडर को निशाना बनाया है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि हमलों पर कुछ समय के लिए रोक लगने से इस्राएल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच कूटनीतिक रास्तों से सुलह कराने का मौका मिलेगा। वहीं UN में इस्राएल के राजदूत डेनिन ने कहा है कि उनका देश पूरी तरह से जंग नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन जब उसके उत्तरी क्षेत्र में हमले होंगे तो वो इसे चुपचाप नहीं बैठा रह सकता।